इनके जो सरदार हैं उनको स्टेट हेड बनाएगा पाकिस्तान का, इनके कल्चर और आइडेंटिटी को कभी भी नहीं छेड़ेगा। ये सारी चीजें बोलने के बाद 17 मार्च 1948 में पाकिस्तान ने इनको जोड़ लिया। जैसे ये सारे सरदार पाकिस्तान से मिले, जो कलात स्टेट वाला जो एरिया था वो चारों तरफ से फंस गया। आप अगर इसको मैप में देखोगे तो एक लैंडलॉक एरिया की तरह बन गया, पॉलिटिकली पूरी तरीके से आइसोलेट हो गया। ब्रिटिश बलूचिस्तान जो था वो पहले से ही पाकिस्तान के पास था। ये मिलने के बाद पूरा का पूरा एरिया पाकिस्तान के पास आ गया और फिर इसके ठीक 10 दिन बाद पाकिस्तान के मेजर जनरल मोहम्मद अकबर खान ने पाकिस्तान की आर्मी के साथ कलात में घुसना स्टार्ट किया और पाकिस्तान की नेवी के डिस्ट्रॉयर्स जो थे, वॉरशिप थी, उनको पसनी और जिवानी के जो पोर्ट्स थे वहां पे तैनात कर दिया और चारों तरफ से घेर के ये खान ऑफ कलात को कराची ले गए और यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे साइन करा के पूरा का पूरा एरिया पाकिस्तान में ले लिया। और अब ये पूरा एरिया पाकिस्तान में लाके इसका नाम रखा गया बलूचिस्तान। अब देखिए, पाकिस्तान ने खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान से जबरदस्ती डॉक्यूमेंट तो साइन करा लिए थे, लेकिन इसके तुरंत बाद एक दिक्कत स्टार्ट हो गई। खान ऑफ कलात के जो भाई थे प्रिंस अब्दुल करीम, ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ये पाकिस्तान ने धोखा किया। तो इनके भाई अप्रैल 1948 को 100 से 150 आदमी अपने साथ इकट्ठा करते हैं, एक बलोच नेशनल लिबरेशन कमेटी बनाते हैं और गुरिल्ला वॉर स्टार्ट कर देते हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास ये जो साउथ वेस्ट बलूचिस्तान वाला जो एरिया था, खरान हिल्स और नोच की जो पहाड़ियां थी, वहां जाके सब बैठ जाते हैं और पाकिस्तान फोर्सेस पे बैक टू बैक हमला करने लगते हैं कि हमारा जो स्टेट है उसको वापस करो। अब देखिए, भले ये लोग नंबर्स में कम थे, लेकिन पूरे एरिया के चप्पे चप्पे को ये लोग जानते थे। तो कितनी भी बड़ी आर्मी रहती थी, उनको बहुत परेशानी होती थी इनसे डील करने में। ये एक दो लोग पहाड़ी से उतरकर हमला करते थे और फिर पहाड़ियों में ही छुप जाते थे। तो इस चीज से पाकिस्तान की नाक में दम हो गया था, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। फिर क्या हुआ कि 8 जुलाई 1948 को इस दिन पाकिस्तान फोर्सेस ने प्रिंस अब्दुल करीम से बातचीत स्टार्ट की और कुरान की कसम खाई कि आप लोग नीचे आओ, सरेंडर करो, हम आपको माफ कर देंगे। आपकी जो बाकी ट्राइब्स है, वो जो लोग ऊपर बैठे हैं, उनको भी आप नीचे लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, इस लड़ाई को आप बंद करो। अब ये सारे लोग ये बात सुन के नीचे आ जाते हैं, क्योंकि कुरान की कसम जो है मुस्लिम्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जैसे ये लोग नीचे उतरे तो ये मुकर गए। इन सब को पकड़ के इन्होंने क्वेटा और माश की जो जेल थी उसमें डाल दिया और फिर 10 दिसंबर 1948 को 10 साल की सजा दे दी इनको। जो आम बलोच है इस इंसिडेंट को अपने लिए एक बहुत बड़ा धोखा मानता है कि कुरान की कसम ऐसे कैसे इन्होंने झूठी खा ली। अब जैसे जैसे इस मुसीबत से पीछा छूटा पाकिस्तान का, तो 14 अक्टूबर 1955 को दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई। हुआ क्या कि उस टाइम पे पाकिस्तान 2 पार्ट में डिवाइडेड था, एक ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश, दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान के अंदर 4 प्रोविंस थे, सिंध प्रोविंस, NWFP प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस और बलूचिस्तान प्रोविंस। तो पाकिस्तान 1 यूनिट पॉलिसी के थ्रू ये जो वेस्ट पाकिस्तान था और इसके जो 4 प्रोविंस थे, इनको मिला के एक अकेली वेस्ट पाकिस्तान की आइडेंटिटी रखना चाहता था और पाकिस्तान ने इस 1 यूनिट पॉलिसी को इंप्लीमेंट भी कर दिया। कहने का मतलब है कि ये अलग अलग प्रोविंस जिनकी अपनी अलग अलग अथॉरिटी, आइडेंटिटी थी, वो सब एक सेंट्रल अथॉरिटी से अब चलेगी। और ये जो सेंट्रल अथॉरिटी थे, इसमें ज्यादातर पंजाब प्रोविंस जो था उसके लीडर थे। अब ये जो 1 यूनिट सिस्टम का आइडिया था, ये डायरेक्ट थ्रेट था बलूचिस्तान के लिए। इससे दिक्कत यह थी कि बलूचिस्तान की अपनी आइडेंटिटी, हिस्ट्री, इवन कॉन्स्टिट्यूशन तक था। इस 1 यूनिट सिस्टम के आने से इनकी आइडेंटिटी खत्म हो रही थी, यहां तक कि नाम तक खत्म हो रहा था। जो ये 1 यूनिट पॉलिसी लाए थे, इससे इनका नाम वेस्ट पाकिस्तान हो गया था, तो जो बलूचिस्तान नाम था वो ऑफिशियली डिसअपियर हो रहा था। अब इससे हुआ ये कि जो बलोच थे, जिन्होंने इसलिए मर्जर किया था पाकिस्तान के साथ कि वो अलग से अपना एक सिस्टम चला पाएंगे, वो एक सेकंड क्लास सिटीजन बन गए। पूरा का पूरा जो उनका अलग से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था वो बचा ही नहीं। पाकिस्तान की पंजाब लीडरशिप सब संभालने लगी। तो इसको लेके पूरे बलूचिस्तान में विरोध होना स्टार्ट हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि ईयर 1958 आते आते पाकिस्तान को इस पूरे एरिया में मार्शल लॉ लगाना पड़ गया। मार्शल लॉ लगने की वजह से जो बलूचिस्तान के जो लोग थे उनके राइट्स भी चले गए। अब हुआ क्या कि बलूचिस्तान के जालावान रीजन में एक जहरी ट्राइब थी, उसमें एक 80 साल का आदमी नवाब नूरुज खान ये रहते थे
और ये अड़ गए, पूरी पाकिस्तान फोर्स के अगेंस्ट में खड़े हो गए। और नवाब नूरुस खान को देख के जो आसपास के जो यंग बलोच थे वो भी इनके साथ लड़ने आ गए। अच्छा, बलोचों की एक खासियत है और जो कि पूरे दुनिया में मशहूर है, इवन आज की डेट में भी अगर आप देखोगे, जब भी कोई रिवॉल्ट होता है, कुछ भी होता है, तो रिवॉल्ट करने के लिए जो लीडरशिप होती है वो खुद नहीं लड़ती, ना ही अपने बच्चों को भेजती है, ना ही अपने फैमिली मेंबर्स को भेजती है। एक्चुअल में गरीब लोग लड़ने जाते हैं, लेकिन बलोच जो हैं इनके लीडर हमेशा आगे जाके लड़ते हैं, खुद लड़ते हैं, अपने बच्चे और अपनी फैमिली को भी आगे चल के लड़वाते हैं। तो नवाब नूरुस खान जो थे, तो इन्होंने भी अपनी पूरी फैमिली के साथ ही रिवॉल्ट शुरू किया। तो ऐसे करके इनके साथ 140 लोग मिल गए थे, पाकिस्तान के खिलाफ आर्म स्ट्रगल शुरू कर दी थी इन्होंने। इन लोगों ने क्या किया था, कोए मुरद के पहाड़ थे, जलावान रीजन के जो जहरी हिल्स थे, उनमें जाके बैठ गए थे और उसी तरीके से जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर बलोच अभी तक करते आए थे, उसी की तरह नीचे आके पाकिस्तान फोर्सेस पे हमला करते थे। तो इनके साथ भी वही चीज हुई, पाकिस्तान फोर्सेस जो थी वो परेशान हो गई लड़ लड़ के। तो पाकिस्तान ने इनके साथ भी एक डील की। तो इन्होंने कहा कि आप 1 यूनिट पॉलिसी को मानते नहीं हो, इसके लिए आप लड़ो मत, हम इसको हटा देते हैं और आप सबको माफी दे देते हैं। यहां भी इन्होंने कुरान की कसम खाई। जैसे ये नीचे आए, इनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया और 15 जुलाई 1960 को नवाब नूरुस खान के बेटे और बाकियों के साथ फांसी दे दी गई। लेकिन इससे आम जनता और भड़क गई। पूरे बलूचिस्तान में छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप बन गए और उन्होंने पाकिस्तान फोर्सेस, पुलिस पोस्ट, रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नमेंट सप्लाई लाइन, सब पे हमला करना स्टार्ट किया। पाकिस्तान ने भी इसके जवाब में एयर स्ट्राइक वगैरह करी और जब एक डेडलॉक जैसी सिचुएशन बन गई, क्योंकि पहाड़ में चप्पा चप्पा जानते थे, पाकिस्तान फोर्सेस के लिए इनसे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो थक हार के 1 जुलाई 1970 में जनरल याया खान ने 1 यूनिट पॉलिसी को खत्म किया। अब जब ये पॉलिसी हटी तो 7 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान में पहली बार जनरल इलेक्शन होने वाले थे। तो ये जो जनरल इलेक्शन होने थे, ये सारे के सारे प्रोविंस में होने थे, तो बलूचिस्तान के अंदर भी होने थे। तो बलूचियों ने क्या किया कि जो उनकी लोकल पार्टी थी, जैसे NAP, JUI, इनको वोट देके जितवा दिया और सेम टाइम पे पाकिस्तान के हाथ से ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज का जो बांग्लादेश है वो भी निकल गया। अब जैसे ही पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश अलग हुआ, तो पाकिस्तान का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो खत्म हुआ और नया कॉन्स्टिट्यूशन बनना था। तो इसके लिए बलूचिस्तान की जो लोकल पार्टियां थी, NAP और JUI, जो इलेक्शन जीती थी, उसके सपोर्ट की भी जरूरत थी। थोड़े दिन पहले ही बांग्लादेश अलग हुआ था, तो अब पाकिस्तान थोड़ा नरमी दिखाता है। तो यहाँ पे जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे, उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो बलूचिस्तान में जीती हुई पार्टियां थी उनका सपोर्ट चाहिए था। तो जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे, वो बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टियां थी उनको अपने इन्फ्लुएंस में लिया। बलोचों के सरदार अताउल्ला मैंगल को बलूचिस्तान का CM बनाया, घौश बख्श जो थे उनको गवर्नर बनाया और बलूचिस्तान के जो बाकी हिस्सों में भी जो अलग अलग लोग जीते थे उनको उस एरिया का हेड बनाया। बलोच इससे बहुत ज्यादा खुश हुए और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में पाकिस्तान को जिस तरीके का सपोर्ट चाहिए था, बलोचों की जीती हुई पार्टियों ने दिया। और ये सब निपटने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो PM बनते हैं पाकिस्तान के, और उसके कुछ ही दिन बाद यानी कि 10 फरवरी 1973 को बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी थी NAP, उसको बैन कर दिया गया और फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन चालू कर दिया गया। बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे पे आर्मी आके बैठ गई थी। भुट्टो ने कहा कि ये जो NAP जो पॉलिटिकल पार्टी है बलूचियों की, ये बाहर की कंट्रियों के साथ मिलकर देशद्रोह कर रही थी, प्लानिंग कर रही थी। और ये जो पूरा मिलिट्री ऑपरेशन किया गया इस पूरे एरिया के अंदर, हजारों लोगों की जान गई। बलोच जर्नलिस्ट जो थे, स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट, सरदार, सब पे क्रैकडाउन चालू हो गया। अब इसके बाद जगह जगह पे बलूचिस्तान के अंदर गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो गया। जैसे तैसे करके कुछ टाइम के लिए जिया उल हक ने एक बेसिक डील करी, जितने भी सरदार थे उनसे बातचीत करके गवर्नमेंट में ऊंची ऊंची पोस्ट दी गई। तो काफी टाइम तक ये चीज सही रही। लेकिन ईयर 2000 आते आते फिर से बलोचों ने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी सेटअप किया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLA। ये जो BLA बलोचों ने बनाई थी, ये अभी तक का इनका सबसे ऑर्गेनाइज लड़ने का तरीका था। और इसी टाइम पे पाकिस्तान में क्या हो रहा था कि बलूचिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक एरिया था, तो पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलके, बलूचिस्तान में एक एरिया है ग्वादर, वहां पे पोर्ट बनाने की डील कर ली। इनका प्लान ये था कि एक तो ये इंटरनेशनल ट्रेड हब बनेगा, दूसरा इंडिया को भी काउंटर करने में इससे आसानी होगी। लेकिन ये सारी चीजें देख देख के बलोच जो थे वो एकदम फ्रस्ट्रेट होते जा रहे थे। उन्होंने कहा कि एक भी बलूचिस्तानी लीडर जो था उसको कॉन्फिडेंस में लिए बिना ये जो ग्वादर पोर्ट का जो एरिया है, इसको चाइनीज के साथ मिलके इन्होंने स्टार्ट कर दिया। दूसरी चीज, ये जो डील करी, इसमें जो जॉब होनी थी उसमें लोकल जो बलोच कम्युनिटी थी उनको लेने की बजाय चाइनीज और पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के जो लोग थे उनको रखा गया। ऊपर से इस पूरे एरिया में
आर्मी का परमानेंट सेटलमेंट कर दिया गया। और इससे कुछ टाइम पहले भी बलूचिस्तान के छगई डिस्ट्रिक्ट में सोना और तांबा मिला था। 412 मिलियन टन का रिजर्व मिले थे। यहां पे भी पाकिस्तान ने चाइनीज इंजीनियर्स के साथ मिलकर काम किया था। जितना प्रॉफिट हुआ था उसमें से चाइना ने 50% लिया था, पाकिस्तान ने 48% लिया था और बलोचिस्तान के पास सिर्फ 2% आया था। तो ये सब देख के बलोच जो थे वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे और इन्होंने जो BLA बनाई थी उसने बैक टू बैक हमले किए। ग्वादर पोर्ट पे वहां के जो वर्कर काम कर रहे थे, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, गैस पाइपलाइन और जो चाइनीज वर्कर थे, सब पे हमला किया। फिर आगे चल के CPEC भी शुरू किया गया। इसमें पाकिस्तान ने चाइनीज के साथ मिलकर इसमें $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। प्लान ये था कि चाइना के काशगार से बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक रोड्स, रेलवे, एनर्जी पाइपलाइन, फाइबर ऑप्टिक्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सारी चीजें स्टार्ट कर दी गई। और इसमें कहा गया कि बलूचिस्तान जो है अब वो दुबई बन जाएगा। लेकिन यहां भी वही सेम प्रॉब्लम थी। यहां पे भी जो बलोच थे उनको इग्नोर किया गया। पहले तो कम पैसों में जो लोकल बलोच थे उनसे जमीन ली गई। लोकल लोगों को नौकरी देने की बजाय चाइनीज रखे गए। पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस से लोग आए। परमानेंट आर्मी रखी गई। फिशरमैन को हटा दिया गया। उनका जो रोजगार था वो भी सब चला गया। तो ये जो पूरा ग्वादर पोर्ट, CPEC और ये सारा सिस्टम जो चल रहा था, BLA जो था उसने CPEC पे इतना नुकसान किया कि आने वाले कई सालों तक बलूचिस्तान में इतने चाइनीज मारे। हाल ये हो गया था कि चाइना ने खुद आके कह दिया कि अगर हमें CPEC पूरा करना है तो हमें अपनी ही आर्मी भेजनी होगी। अब 2018 तक लड़ते लड़ते बलोच जो थे उनको एक चीज समझ में आ गई थी कि ये जो अलग अलग ग्रुप बना के हम अलग अलग अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं, इससे हमारा ही नुकसान है। हमें एक होना चाहिए, क्योंकि हम एक अलग देश की मांग कर रहे हैं तो हमें एक होना चाहिए। हमारी अलग से एक आर्मी होनी चाहिए, तभी हम पाकिस्तान को हरा के बलूचिस्तान को अलग कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, BRAS, बलोच राजी अजोई संगात, इस नाम से एक स्ट्रक्चर बनाया। बेसिकली जितने भी बलूचिस्तान के फाइटर थे, लड़ाकू ग्रुप्स थे, छोटे छोटे लोग जो अलग ग्रुप बना के पाकिस्तान पे हमला कर रहे थे, इन सब को इकट्ठा करके एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से हाई प्रोफाइल हमले किए, जिससे काफी डैमेज हुआ। सारा CPEC का जो प्रोजेक्ट था, इन्होंने इस पूरे हमले में चाइनीज मार मार के हॉल्ट पे डाल दिया। और अभी ये जो इसी साल 2025 आते आते इन लोगों ने ये BRAS बनाने के बाद हमले की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ा दी है। इस साल इन्होंने ये जो BRAS है, इन्होंने बलोच नेशनल आर्मी BNA बनाई है। ये अपने आप को एक देश मान के एक आर्मी की तरह पाकिस्तान से लड़ रही है। इस BNA ने बहुत ही डैमेज किया है। टोटल 72 कोऑर्डिनेटेड हमले किए पाकिस्तान फोर्सेस पे, जिसकी वजह से अब ऐसा नहीं लग रहा कि कोई छोटा मोटा गुरिल्ला वॉरफेयर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि दो देशों की आर्मी आमने सामने लड़ रही है। अभी थोड़े दिन पहले ही 11 मार्च 2025 को क्वेटा से पेशावर जफर एक्सप्रेस ट्रेन जा रही थी। 450 लोग थे। जैसे ही ट्रेन जो थी वो बोलन पास के पास पहुंचती, इन्होंने रेलवे ट्रैक पे 8 kg IED बॉम्ब लगा रखे थे और ब्लास्ट होते ही ट्रेन ट्रैक से उतर गई। जैसे ही ट्रेन उतरी, BLA के फाइटर ने पूरी ट्रेन पे कब्जा कर लिया। औरतें, बच्चे और जो बलोच कम्युनिटी थी उनको छोड़ दिया, लेकिन बाकियों को बंदी बनाकर पूरी ट्रेन पे कब्जा कर लिया। अब जब ये इंसिडेंट हुआ तो पाकिस्तान ने कहा कि 48 आवर्स में हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर जो हैं उनको छोड़ना चाहिए। लेकिन जब नहीं छोड़े गए तो फिर पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च किया। काफी टाइम तक ऑपरेशन चला। फिर पाकिस्तान ने कहा कि इस ऑपरेशन में 64 लोगों की जान गई है। BLA ने कहा कि इन्होंने पाकिस्तान के 50 से ज्यादा आर्मी ऑफिसर मार दिए। अब इस हमले के बाद से हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई इस रीजन में। इस पूरे रीजन के अंदर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान ने आर्मी की प्रेजेंस बढ़ा दी है। पूरे इलाके के अंदर ड्रोन उड़ रहे हैं। और इस समय पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये आके खड़ी हो गई है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बलोचों से हथियारों से लड़ाई की जाए, ऐसे करके रोका जाए, या इनसे पॉलिटिकल डायलॉग्स किए जाएं। और इसके साथ साथ इसमें कई और इक्वेशन भी चल रही हैं। बलूचिस्तान की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बॉर्डर ईरान और अफगानिस्तान से लगता है। इसमें फॉरेन प्लेयर्स भी आ चुके हैं जो बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान तो ऑलरेडी एक दूसरे के खून के प्यासे है, लेकिन USA का भी नाम आ रहा है इसमें कि ईरान और अफगानिस्तान को काउंटर करने के लिए बलूचिस्तान US के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएगा अगर वो पाकिस्तान से अलग हो जाता है। अब देखिए अभी आगे क्या होगा ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन पाकिस्तान इस पर्टिकुलर टाइम पे बलोचों से जितना ज्यादा परेशान हुआ उतना कभी नहीं हुआ। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं कि आउट स्किल का 2 दिन का AI मास्टर प्रोग्राम जरूर करिए। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।